हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइक एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एमईपीसी प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आप इग्नू से एमए साइकोलॉजी कर रहे हो तो आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी इन दी सेकेंड ईयर। इसके MPCE 016, इसके कोड्स हैं 26 एंड 36। 016 इज़ फॉर क्लिनिकल, 26 इज़ फॉर काउंसलिंग एंड 36 इज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेट्स के बारे में एंड द वे द रिसर्च इज कंडक्टेड। सबसे पहला जो पेज आएगा वो आएगा आपका टाइटल पेज। इसमें आप अपनी रिसर्च का टाइटल डालोगे। जैसे इसमें जो टाइटल है वो है अ स्टडी ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस इन रिलेशन टू मैरिटल एडजस्टमेंट्स। फिर आपका कोर्स का नेम, देन योर कोर्स कोड एंड देन योर पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड बाय नेम, द एनरोलमेंट नंबर अंडर द गाइडेंस ऑफ जिसके आप सुपरविजन में ये पूरा प्रोजेक्ट कंडक्ट कर रहे हो उनका नाम आएगा यहाँ पे, स्टडी सेंटर एंड रीजनल सेंटर। देन सेकेंड पेज विल बी ऑफ अ डिक्लेरेशन पेज। इसमें आपको अपनी अगेन यू हैव टू एंटर योर डिटेल्स, योर नेम, योर एनरोलमेंट नंबर, योर स्टडी सेंटर कोड, रीजनल कोड, योर अगेन दिस कोड ऑफ प्रोजेक्ट कोड। ऑल दीज फॉर्मेट्स, जितने भी फॉर्मेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं ये सब आपको अपने प्रोजेक्ट गाइड में मिल जाएंगे जो आपको आपकी हैंडबुक्स के साथ प्रोवाइड की गई है। देन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, दिस इज अपेंडिक्स 9। देन नेक्स्ट अपेंडिक्स विल बी एक्नॉलेजमेंट। इसमें आपको लिखना है दैट आप किस किस की को थैंक यू करना चाहते हो। सबसे पहले आप अपना गाइड का नाम डालोगे, देन उसके बाद आप इसमें ये एग्जैक्टली वर्डिंग्स यूज कर सकते हो। आई एम ग्रेटफुल फॉर हिज गाइडेंस, वैल्यूएबल सजेशंस एंड द कांस्टेंट इंकरेजमेंट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मूविंग ऑन, अपेंडिक्स 8, इसमें ये है एक लॉग शीट। इसमें आपको सारी एंट्रीज करनी है जिस वे में आपने प्रोजेक्ट कंडक्ट किया है, विद द डेट, टाइम ड्यूरेशन, प्लेस विजिटेड, अपना अपने यहाँ पे सेंटर का नाम डाल सकते हो। नेचर ऑफ वर्क, जैसे इनिशियल डिस्कशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ टॉपिक हुआ फर्स्ट मीटिंग में, देन यू हैड साइनॉप्सिस डिस्कशन, फिर आपने साइनॉप्सिस को फाइनलाइज किया, देन क्वेश्चन या डिस्कशन। तो ये सारी आप डेट और एक लॉग शीट बना के इसमें एंट्री कर सकते हो। नेक्स्ट, certificate of completion, again all these formats are available in the program guide। प्लीज उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए और उसमें से सारे अपेंडिक्स अटैच कर लीजिए अपने रिपोर्ट में। अपेंडिक्स 11 इज फॉर एक्नॉलेजमेंट, देन अपेंडिक्स 12 इज फॉर इवेल्युएशन स्कीम ऑफ प्रोजेक्ट डेजर्टेशन। ये जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है जो आपका वाइवा लेगा ये उसके लिए है ताकि वो आपके मार्क्स जो है वो यहाँ पे एंटर कर सके। साइनॉप्सिस के कितने मार्क्स है, इंट्रोडक्शन एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर कितने मार्क्स का आपका जैसे 10 मार्क्स का इंट्रोडक्शन एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया। देन यू हैव रैशनल ऑफ स्टडी, वो 5 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आपको अकॉर्डिंगली आपके वाइवा के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। देन टोटल मार्क्स विल बी 100। नेक्स्ट, उसके बाद आपको अपने साइनॉप्सिस की एक कॉपी, जो आपकी अप्रूव्ड साइनॉप्सिस है जो आपके रीजनल सेंटर से अप्रूव होकर आई है, उसकी कॉपी यहाँ पर अटैच करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये अप्रूव पर टिक लगा हुआ है रीजनल सेंटर से, यहाँ पे उसका स्टैंप लगा हुआ था एंड साइन हुआ हुआ था। तो आपको इसको स्कैन करके अटैच करनी है अपनी फाइनल PDF में। ये पूरा साइनॉप्सिस की कॉपी हो गई जो अप्रूव होकर आई है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया हमारा इंडेक्स, दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पर आप एक बार दोबारा देख सकते हो, हमने टाइटल ऐड किया, डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, ये सारे के सारे ये तो हमारे फॉर्मेट्स हैं जो उसमें प्रोजेक्ट गाइड में जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं। पर ये सारे हमारे फॉर्मेट्स हैं। जो एक्चुअली हमारी रिपोर्ट स्टार्ट हो रही है वो एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट होती है। पहली चीज जो हम ऐड करते हैं वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। देन एक लिस्ट ऑफ टेबल्स बनती है, इसमें आप डालते हो टेबल नंबर, जो जो आपने इसमें टेबल्स बनाई है उसकी हेडिंग, एंड देन यू हैव टू ऐड पेज नंबर। ये आपका पेज नंबर है, दिस इज टेबल ऑफ कंटेंट्स। ऐसे ही एक टेबल बनती है लिस्ट ऑफ फिगर्स की, यहाँ पे हमारा आएगा फिगर नंबर, टाइटल ऑफ फिगर्स एंड अगेन दी पेज नंबर।
अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले आ गया एब्स्ट्रैक्ट। इसमें आपको जिस्ट देना है, एक शॉर्ट समरी देनी है अपने पूरे प्रोजेक्ट की, कि इसमें किस बारे में बात की गई है, क्या इसमें आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, आपका जो रिसर्च, जो आपकी मेथोडोलॉजी है वो आपने क्या यूज़ करी है, स्कोरिंग के लिए आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है, वो सब आप इसमें डालोगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कीवर्ड्स जो आपके टाइटल में से निकलेंगे वो आपको इसमें ऐड करने होंगे। यू कैन ऐड 4 to 5 कीवर्ड्स, नॉट उससे ज़्यादा नहीं, जस्ट 4 to 5 कीवर्ड्स। देन चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में you have to give introduction of all the keywords that you have provided। सोशल मीडिया क्या होता है, जैसे हमारा पहला कीवर्ड था सोशल मीडिया, तो हम सोशल मीडिया के बारे में लिखेंगे। अलग अलग साइट से, अलग अलग रेफरेंसेस, अलग अलग बुक से आप इसकी डेफिनेशंस निकाल सकते हो। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स कोट करे हुए हैं कि 90% ऑफ पीपल यूज सम टाइप ऑफ सोशल मीडिया, तो आप ऐसे स्टैटिस्टिक्स इसमें जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो। नोमोफोबिया जैसे एक टर्म है रिलेटेड टू सोशल मीडिया, वो आप ऐसे टर्म्स ऐड कर सकते हो अपनी रिपोर्ट में। देन अगेन व्हाट आर द डिफरेंट साइट्स ऑफ एंड एप्लीकेशंस ऑफ सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, सो एवरीथिंग अबाउट योर कीवर्ड्स। देन वी कैन कम टू मैरिटल रिलेशनशिप्स, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। अलग अलग सोर्सेज को इसमें आप कोट कर सकते हो जो एकदम वेरीफाइड वो है। जो भी आपको वर्ड लगता है कि आपको एक्सटर्नल का जो अटेंशन है उसमें ग्रैब करना, आप उसको बोल्ड में ऐड करो। एंड इसमें मैं ये बात बताना भूल गई, जो आपका फॉर्मेट होगा टाइम्स रोमन जो है आपका इसमें फॉन्ट रहेगा, एंड फॉन्ट साइज विल बी 12, एंड जो स्पेसिंग होगी वो होगी 1.5। जो टेक्स्ट स्पेसिंग होगी वो होगी 1.5। ये स्टैंडर्ड रहेगा फॉर ऑल दी कोर्सेज, फॉर एवरी प्रोजेक्ट गाइड, ये चीज सेम रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मैंने एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसको मैंने स्टार्ट्स में कोट किया है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब है सोशल मीडिया को अगर हम बिल्कुल ही बेसिक टू बेसिक टर्म्स में समझेंगे तो वो क्या होगा, इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। ये आपको प्रोवाइड करनी है अपने सारे कीवर्ड्स की और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में। फिर आ जाता है चैप्टर 2 रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपने जो जो लिटरेचर पढ़ा है इसको रिसर्च करने के लिए, जो आपने कोट किया है या जिसका आप रेफरेंस ले रहे हो, जो पास्ट स्टडीज हुई हैं इसके लिए आपकी रिसर्च से रिलेटेड, वो सारी की सारी आप यहाँ पे कोट करोगे। इसको हम शॉर्ट में ROL भी कहते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसमें आप सारी अलग अलग जो भी रिसर्चेज हैं उसको कोट करोगे। यहाँ पर आप देखोगे इसमें अगर आप अपना जो एक्सटर्नल का अगर माइंड बहुत उसमें अटेंशन में लाना चाहते हो तो आप रिसर्चर का नेम हाईलाइट कर सकते हो, इससे पता लगे कि आपने कितनी रिसर्चेस को कोट किए। तो अकॉर्डिंग टू मी कम से कम आप 20 to 25 रिसर्चेस तो कोट करो ही करो। दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ लिटरेचर रिव्यू यू हैव टू डू इन दिस। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितनी भी कर सकते हो, मिनिमम मैं कहूँगी 20 to 25 तो कोट करो ही करो, जिससे आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगेगी और लगेगा एक्सटर्नल को कि आपने इसमें मेहनत करी है। तो ऐसे करके आप सारी की सारी इसमें अपनी रिसर्चेस कोट कर सकते हो। देख सकते हो आपने, मैंने जो रिसर्चर का नेम है और जो ईयर है जिसमें ये रिसर्च हुई है वो मैंने हाईलाइट करी है बोल्ड से। कितनी सारी रिसर्चेस इसमें मैंने कोट करी है। आगे चलते हैं इसमें। फिर आता है चैप्टर 3 सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। इसमें हम सारे वो पॉइंट्स डालेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि ये स्टडी की एक्चुअली में क्या वैल्यू है, क्यों हमने ये स्टडी करी, वाई यू कंडक्टेड दिस स्टडी, वाई, ये ही टॉपिक आपने क्यों चूज करा, वो इस सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी के अंदर आप लिखोगे। तो जैसे कि हमें पता है कि सोशल मीडिया का ट्रेंड बढ़ रहा है एंड एवरीथिंग, उसकी वजह से हमने ये उसका इफेक्ट देखने के लिए हमने ये स्टडी करी। इसमें मैंने DSM-5 को कोट किया है कि DSM-5 में ये जो नया रूल चेंज हुआ है उसकी वजह से भी हमने ये स्टडी कंडक्ट करी है। पिछली स्टडीज को कोट कर सकते हो कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने इफेक्टिवली प्रूव नहीं हुए हैं, इसकी वजह से भी हमें ये स्टडी दोबारा से कंडक्ट करने की ज़रूरत पड़ गई है।
देन इज चैप्टर 4 मेथोडोलॉजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका वाइवा होगा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इसी से पुट किए जाएंगे, तो इस पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देना। इसमें सबसे पहला तो ये है रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें आपको बताना है कि एग्जैक्टली आपकी रिसर्च में प्रॉब्लम आप कौन सी कोट कर रहे हो। तो इसमें जैसे कि इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस इन रिलेशन टू मैरिटल एडजस्टमेंट, ये हमारी हो गई रिसर्च प्रॉब्लम। फिर हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को हमें बहुत ही ध्यान से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही आगे हमारे क्या बनेंगे, हाइपोथेसिस बनेगी। ऑब्जेक्टिव से ही हम आगे अपने हाइपोथेसिस डिराइव करेंगे, इसलिए हमें इनको बहुत ही ध्यान से लिखना पड़ता है। एक एक ऑब्जेक्टिव पे मोस्टली एक एक हाइपोथेसिस बनता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना। एंड ड्यूरिंग वाइवा आई विल सजेस्ट कि इसको आप अच्छे से याद करके जाना। ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस शुड ऑलवेज बी ऑन योर टिप्स, सो दैट अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट किया जाए आप उसका रेफरेंस लेके उसको एक्सप्लेन, अपने हाइपोथेसिस को और ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑब्जेक्टिव्स में कैसी लैंग्वेज यूज होती है, टू सी द डिफरेंस इन लेवल ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एंड मैरिटल एडजस्टमेंट अमंग पार्टिसिपेंट्स इन रिगार्ड टू देयर फैमिली टाइप। तो अलग अलग हमने इसमें फैक्टर्स लिए हैं, हमने इसमें जेंडर लिया है, हमने इसमें एज ली है, फैमिली टाइप लिया है, ऐसे करके हमने अलग अलग इसमें जो है कैटेगरीज बना दी है। तो वो सारी की सारी कैटेगरीज हमें ऑब्जेक्टिव्स में ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर इसके बाद आ गए हमारे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की लैंग्वेज होती है, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ यूजेज ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन अमंग मैरिड पर्संस। हाइपोथेसिस में हमेशा ही ऐसी लैंग्वेज यूज होती है, नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। आप अभी कोई भी इन्फ्लुएंस जो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं शो कर रहे हो, दैट इज व्हाई इट इज अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, ये अभी हमें प्रूव करनी है, इसीलिए हमने इसको हाइपोथेसिस लिखा है। अगर ये प्रूव हो गई फिर तो ये हमारा रिजल्ट बन जाएगी, ठीक है। अभी ये टेंटेटिव स्टेटमेंट है, हमें इसी को ध्यान रखना है जब हम रिसर्च कर रहे हैं, इसी पे हमें डेटा कलेक्ट करना है, इसी के अकॉर्डिंगली हमें जो है हमारा रिजल्ट, जो हम इसी को स्टडी करके अपना रिजल्ट निकालेंगे। सो हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया हमारा रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन में हम अपनी रिसर्च का जो डिज़ाइन जो हमने यूज़ किया, जैसे इसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज़ हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। ये एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है जो क्वांटिटेटिव इन नेचर है। क्वांटिटेटिव मतलब इसमें नंबर्स का यूज़ किया गया है, हमने इसमें स्टैटिस्टिक्स लगाई है आगे। आफ्टर द डेटा कलेक्शन रिस्पॉन्सेज और असाइंड कोडिंग, कोडिंग की हेल्प से हमने इसको जो कि रिजल्ट्स हैं उनको निकाला है, और हमने इसमें SPS भी यूज़ किया है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके लिए कोडिंग करी है एनालिसिस के लिए। फिर आ जाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या थी, जितने भी मैरिड पर्सन थे वो सारे इसमें पॉपुलेशन में यूज हुए थे। जो हमारी रिसर्च होती है ना, उसकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स पे कर रहे हो तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी होगी, लेकिन उसमें से आप एक छोटा सा सेक्शन जो है उसको निकालोगे, उसको आप बोलोगे कि ये मेरा सैंपल है। अब मैरिड पर्सन तो बहुत सारे हैं इस वर्ल्ड में, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से मैंने सिर्फ थोड़े से लोग जो है उनको सिलेक्ट किया है अपने सैंपल के तौर पे। सो दिस वास्ट एरिया इज योर पॉपुलेशन। जो पूरी कलेक्शन ऑफ पीपल है जो आपकी कैटेगरी के अंडर फॉल कर रहे हैं, दैट इज योर पॉपुलेशन। बट जो आप उनमें से जो सिलेक्टिव लोग यूज कर रहे हो अपनी रिसर्च के लिए, दैट इज योर सैंपल। अगेन सैम्पलिंग का मेथड क्या था, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी। आई वॉज नॉट अवेयर कि मेरे क्वेश्चनियर को कौन रिस्पॉन्ड करेगा। I just forwarded my questionnaire to everyone and I requested only the married persons to fill this questionnaire. So it's a non-probability sampling. I had no idea. कोई probability नहीं थी कि सिर्फ ये 5 लोग ही इसको भरेंगे. It was spread all around और कोई भी 5 लोग उसको भर सकते थे. Then it was a purposive sampling. Purposive मतलब only it was given to married persons. इसमें बहुत clearly mention किया गया था that only married persons could fill this questionnaire. ठीक है। अब इसमें आप डालोगे कि आपने कितने सैंपल लिया, क्या नंबर था आपके सैंपल का, जैसे इसमें 89 था,
उसमें से कितने मेल थे, कितने फीमेल्स थे और कितने रिस्पॉन्सेज आए। 53 रिस्पॉन्सेज सिर्फ हमने सिलेक्ट किया एनालिसिस के लिए आउट ऑफ 89। क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास 89 रिस्पॉन्सेज आते हैं तो कई बार कोई इसमें अपना जेंडर मेंशन नहीं करता, कोई एज मेंशन नहीं करता, तो ऐसे करके काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज हमें रिजेक्ट करने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम सिर्फ कुछ ही रिस्पॉन्सेज उसमें से सिलेक्ट करते हैं। तो ट्राई कि अगर आपको 50 लोगों का सैंपल लेना है अगर आपको, तो ट्राई टू स्प्रेड लाइक 100 क्वेश्चनियर्स, उसमें से आप कुछ 50 या 75 निकाल पाओगे, कुछ ना कुछ आपको एक्सक्लूड करना ही पड़ेगा किसी ना किसी रीज़न की वजह से। आगे बढ़ते हैं, इंक्लूजन क्राइटेरिया कि ओनली मैरिड पर्सन्स वर टेकन इन दी स्टडी। ये वो क्राइटेरिया है कि आपने किस किस को स्टडी में इंक्लूड किया है। मेल्स और फीमेल्स दोनों थे स्टडी में। जो क्वेश्चनियर था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, इसलिए जो लोग इंग्लिश जानते हैं सिर्फ वो ही इसको फिल कर पाए। देन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, इसमें वो लोग हैं, वो क्राइटेरिया है जो हमने इस रिसर्च से निकाल दिया है। लाइक अनमैरिड पर्सन्स वर नॉट टेकन इनटू द स्टडी। ऑब्वियसली अगर मैरिड लिया तो अनमैरिड हमने निकाल दिए। तो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं इसमें कंसिडर किया गया। मल्टीलिंगुअल रिस्पॉन्डेंट्स, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चनियर बना गया था, इसलिए हिंदी, पंजाबी एंड अदर रीजनल लैंग्वेज वाले लोग इसमें नहीं ऐड ऑन कर पाए। और सम रिस्पॉन्सेज में प्रॉपर डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से हमें उन्हें एक्सक्लूड करना पड़ा। फिर आ जाता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में आप बात करते हो कि कैसे आपने इस रिसर्च को कंडक्ट किया, तो इसमें आप बताओगे कि आपने पर्पसिव सैम्पलिंग यूज़ करी, डेटा आपने कैसे कलेक्ट किया, जैसे इस रिसर्च में एक ऑनलाइन डेटा कलेक्ट किया गया था और स्टैंडर्डाइज टूल्स यूज़ किए गए थे इसमें सारे, एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया गया था। जो रिसर्चर था उसने सबको पहले से ही इन्फॉर्म्ड कंसेंट अटैच करके दिया था कि जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो एक रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ होगी, और आप अपना कंसेंट दे रहे हो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम एक रिसर्च की एनालिसिस के लिए यूज़ कर पाएँ। सारी एथिकल गाइडलाइंस यूज़ करी गई थी, कॉन्फिडेंशियलिटी दी गई थी। और जो मेन क्वेश्चनियर था, पार्टिसिपेंट्स वर आस्क्ड टू प्रोवाइड देयर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। ये सारी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन आ गई, नेम, एज, जेंडर, फैमिली टाइप, एंड ऑल दी क्वेश्चनियर्स वर गिवन इन ऑर्डर। तो इसमें ये बेसिकली प्रोसीजर इज द ईच स्टेप ऑफ योर रिसर्च, कैसे आपने इस रिसर्च को कंडक्ट किया। जैसे इसमें क्वेश्चनियर यूज किए गए थे, दीज आर स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनियर्स, सोशल नेटवर्किंग यूजेज क्वेश्चनियर, देन दास 21 मैरिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चनियर, ये सारे के सारे जो क्वेश्चनियर्स हैं इसमें यूज किए गए थे। देन वी आर कमिंग टू टूल्स। अब आपने इसमें अपने टूल्स एक्सप्लेन करने हैं। टूल्स आर नथिंग ओनली दी थिंग्स, ओनली दी क्वेश्चनियर में जो जो आपने मेंशन किया गया है उसके बारे में। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन शीट, इसमें क्या क्या आ गया, आपका नेम, एज, जेंडर, ईमेल आईडी एंड टाइप ऑफ फैमिली। फिर सोशल नेटवर्किंग क्वेश्चनियर, इसके बारे में आप लिखोगे कि कितनी आइटम्स थी इसमें। आइटम्स हो गया क्वेश्चन, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन थे, सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर थे, और रिलायबिलिटी क्या थी इसकी और वैलिडिटी क्या थी वो आप मेंशन करोगे। फिर इसका स्कोरिंग प्रोसीजर क्या था, ये एक लाइकट फॉर्मेट में था, मतलब ऐसे इसमें 5, 4, 3, 2, 1 करके 5 पॉइंट्स दिए गए थे, और हमारे जो सब्जेक्ट है उसको कोई एक चूज करना था। फॉर एग्जाम्पल वो 3 चूज कर रहे हैं, तो 3 का मतलब हो गया समटाइम्स। ऐसे आपको यहाँ पे 5 मीन्स ऑलवेज, 4 means often, 3 means sometimes, rarely means 2 and never means 1। ऐसे करके आपको एक डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप इसको एक टैबुलर फॉर्म भी दे सकते हो। फिर इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपने जो टूल यूज़ किया है उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होती है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, मतलब ये टेस्ट आप जितनी भी बार लोगे तो एक कंसिस्टेंसी आनी चाहिए स्कोर्स में। और एक वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो टेस्ट है, फॉर एग्जांपल ये टेस्ट है जो सोशल मीडिया यूजेज मेजर कर रहा है, तो ये सोशल मीडिया नेटवर्क यूजेज ही मेजर करना चाहिए। ये किसी की पर्सनालिटी या फिर किसी की मेमोरी या किसी का आईक्यू नहीं इसको मेजर करना है, इसको सिर्फ मेजर करना है सोशल नेटवर्क यूजेज, इसको हम कहते हैं वैलिडिटी। फिर नेक्स्ट टूल हमारा था मैरिटल एडजस्टमेंट टेस्ट। इसकी भी ये किसने बनाया था, ये बनाया था डॉक्टर प्रमोद कुमार एंड डॉक्टर कंचना रोहतगी ने 1999। सारी की सारी हम इसमें डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। इसमें येस और नो टाइप के क्वेश्चंस थे, 15 आइटम सेल्फ रिपोर्ट स्केल था। फिर स्कोरिंग प्रोसीजर इसमें येस और नो था, येस का मतलब 1 एक्सेप्ट फॉर द आइटम्स 4, 10, 19, सारा इसमें आप स्कोरिंग प्रोसीजर डालोगे। फिर इसमें परसेंटाइल नॉर्म्स आ गए, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्कोरिंग।
ये पूरा एक टेबल हो गया उसके लिए। अगेन रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आ गया दास 21, इसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स आ गई, स्कोरिंग आ गई, इंटरप्रिटेशन आ गई, इसका भी हमने एक टैबुलर फॉर्म दे दिया। तो आप देख रहे हो टेबल 3 जैसे मैंने लिखा है, ये ऊपर मैंने पूरी लिस्ट ऑफ टेबल्स में टेबल 3 डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस स्केल, स्कोरिंग और साथ में इसका पेज नंबर दैट इज 63। तो ऐसे करके आपको एक लिस्ट ऑफ टेबल्स भी बनानी पड़ेगी। देन अगेन रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज्ड फॉर एनालिसिस, ये भी हमने सारा इसमें डाल दिया। नेक्स्ट इज चैप्टर 5 रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। इसमें सारे रिजल्ट्स आएंगे, जो जो आपने प्रोसीजर में शो किया है कि आपने स्कोरिंग करी है, उसके हिसाब से क्या रिजल्ट्स आए हैं और उस पर आप क्या डिस्कशंस प्रूव कर रहे हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके तो इसमें आप एक बारी फिर से अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर आउट कर सकते हो, दोबारा मेंशन कर सकते हो, जस्ट अपने एग्जामिनर को दोबारा से रिवाइज कराने के लिए कि हमने ये ऑब्जेक्टिव्स थे और अकॉर्डिंगली हमने ये हाइपोथेसिस किया और उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये रिजल्ट आया। तो सबसे पहले आप डालोगे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। इसमें सारी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आएगी, जितनी भी पर्सनल डिटेल्स आपके सब्जेक्ट ने डाली, आपके पार्टिसिपेंट में डाली है, वो आप इसमें डालोगे। कैसे डालना है कि सबसे पहले आप डालोगे कि हम आपने गूगल फॉर्म से जो है वो क्वेश्चनियर स्प्रेड किया और उसको अराउंड आपने 30 डेज सर्कुलेट किया, उसमें अलग अलग एज, फैमिली टाइप सबने पार्टिसिपेट किया। टोटल रिस्पॉन्सेज कितने कलेक्ट हुए? 88। 35 रिस्पॉन्सेज उसमें से एक्सक्लूड कर दिए गए। उसका रीज़न लिखोगे आप यहाँ पे कि 19 पार्टिसिपेंट्स जो थे उन्होंने अनमैरिड ने उसको फिल कर दिया था। उसके बाद 16 पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जो आउटलायर्स थे, मतलब जो जीरो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस के थे, जब उन पे कोई इफेक्ट ही नहीं था तो वो हमारी स्टडी में इंक्लूड हो नहीं सकते। नेक्स्ट इज 53 पार्टिसिपेंट्स में हमने ये स्टडी जो है पूरी रिसर्च कंडक्ट करी है। उसके बाद आप डालोगे कि उसमें से जेंडर कितने मेल्स थे, कितने फीमेल्स थे, लाइक 26 मेल्स थे एंड 27 फीमेल्स थी, तो उसके आप आगे डालोगे परसेंटेज। 49.1 जो थे वो मेल्स थे एंड 50.9% आपकी फीमेल्स थी। आप उसको एक ग्राफ के फॉर्म में भी जो है शो कर सकते हो। अगेन फिगर 1 ऊपर आपको याद होगा हमने एक लिस्ट ऑफ फिगर्स दिखाई थी, ठीक है। देन एज बिलो 30, आप एक एज क्राइटेरिया जैसे आपने अपने फॉर्मेट में बनाया था, क्वेश्चनियर में बनाया था, वही सेम आप यहाँ पे डालोगे। बिलो 30 वाले आपके थे 31, 30 to 40 थे 12, तो उनकी अकॉर्डिंगली आप परसेंटेजेस डालोगे। फिर फैमिली टाइप के लिए आ गया सेम, पहले एक टेबल ऐड आएगी, उसके बाद एक ग्राफ आएगा। अगेन कैटेगरी लो सोशल मीडिया यूसेज कितनी थी? 20 थी। ये सारी की सारी आपकी जो है ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, ठीक है। स्ट्रेस लेवल के हिसाब से ये बार ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, ये जो है डिटेल्स को बहुत ही ज्यादा एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा देते हैं, तो बार ग्राफ्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये देखो नॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट, ये हमारा डिप्रेशन के ऊपर आ गया। टाइम स्पेंट ऑन सोशल मीडिया, ये सारा का सारा हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हो गया। उसके बाद आ गया इन्फ्रेंशियल एनालिसिस, ये है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जितना भी हमने अब स्टैटिस्टिक्स इसमें लगाया है ये उसके ऊपर है, तो एक एक करके हम यहाँ पे डालेंगे अपना हाइपोथेसिस और उसको हम स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिजल्ट्स कि क्या स्टैटिस्टिक्स आए उसमें। पहले हम यहाँ पे डालोगे अपना हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हमेशा इटैलिक्स में डालना होगा विथ कोटेड। आगे हम पढ़ते हैं हाइपोथेसिस 1, ये आ गया उसका जो ये आ गई उसकी पूरी टेबल, ये आ गई उसकी पी वैल्यू, सिग्निफिकेंस वैल्यू आ गई, आर वैल्यू आ गई जो भी आपने कैलकुलेट करी है एंड अकॉर्डिंगली उसका स्कैटर डायग्राम आ गया हमारे पास, ये कोरिलेशन प्रूव करता हुआ। तो आप देख सकते हो एक एक करके मैंने टेबल को पहले टेबल बनाई, फिर उस टेबल की एक्सप्लेनेशन लिखी, एक एक करके टेबल बनाई और टेबल की एक्सप्लेनेशन लिखी। और जैसे कि हम देख सकते हैं पहला जो हाइपोथेसिस है हमारा वो रिजेक्ट हो चुका है। अब बहुत से स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब हम रिसर्च गलत कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका हाइपोथेसिस हो सकता है सारे के सारे हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए या सारे के सारे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए, एक दो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए और एक दो एक्सेप्ट हो जाए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसमें रिजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि ये रिसर्च गलत हो गई है, इसका मतलब ये है कि जो आप एक स्टेटमेंट लेके चल रहे थे कि क्या इस सोशल मीडिया का इफेक्ट इन फैक्टर्स पे पड़ता है,
तो आप सीधा कहोगे कि नहीं, इस सोशल मीडिया का इफेक्ट इन फैक्टर्स पे नहीं पड़ता, इसमें आपकी रिसर्च गलत या सही नहीं है, आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट को प्रूव किया है। मैंने पहले ही बताया था, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। सारे रिजल्ट्स और एनालिसिस के बाद अगर आप ये बात लिख रहे हो कि मैं जो सोच रहा था या सोच रही थी वो प्रूफ नहीं हुआ है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी रिसर्च गलत है। आगे बढ़ते हैं, हाइपोथेसिस 2। अगेन हम इसकी सारी की सारी हमने यहाँ पे टेबल्स बना ली, ग्राफ्स बना लिए, उनको एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ मीन एंड एसटीएफ, ये सारा का सारा आपका स्टैटिस्टिकल काम है। इसकी आप किसी से हेल्प भी ले सकते हो या फिर आप खुद भी कर सकते हो। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, SPSS सॉफ्टवेयर होता है, उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अगर आपको खुद आता है तो आप उसको रन कर सकते हो, वरना आप किसी की हेल्प ले सकते हो इसके लिए। ये सारे के सारे हमारे ग्राफ्स आ गए। इसके बाद आ जाता है डिस्कशंस। अब आपने सारा का सारा स्टैटिस्टिक्स इसमें प्रूव कर दिया कि कौन सा हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हो रहा है, कौन सा रिजेक्ट हो रहा है। अब आप उसको डिस्कस करोगे कि पहले में पॉजिटिव कोरिलेशन शो हुआ डिप्रेशन और सोशल मीडिया यूजेज अमंग मैरिड पर्सन्स में, और कौन सी पहले की ऐसी रिसर्च है जो सेम रिजल्ट शो करती है, उसको आपको यहाँ पे कोट करना है। जैसे पहले मेरी रिसर्च में देखा जाए तो ये एस्कोबार वायरा एटॉल 2018 में एक रिसर्च हुई थी जो सेम रिजल्ट शो कर रही है जो मेरी रिसर्च शो कर रही है, तो आपको उसको कोट करना है, आपको उसको कोरिलेट करना है। यहाँ पे पहले कोई भी रिसर्च हुई हो, ये आप अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर से भी निकाल सकते हो कि ऐसी कौन सी रिसर्च थी जो मेरे वाले रिजल्ट को कोरिलेट कर रही है या मैच कर रही है, या फिर डिफ्रेंशिएट भी अगर कर रही है। अगर बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट कुछ रिजल्ट आ रहा है कि अरे 2016 में रिसर्च हुई थी, उसमें तो वो कह रहा था कि हाँ इफेक्ट होता है, और आपकी रिसर्च कह रही है, आपने 2022 में रिसर्च करी और कह रही है कि नहीं होता, तो आप उसको भी यहाँ पे कोट कर सकते हो डिस्कशन में। अगर सिमिलैरिटी है तो भी कोट कर सकते हो, अगर कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट आ रहा है तो भी आप कोट कर सकते हो। दोनों वे में आपको पास्ट रिसर्चेस को यहाँ पे जो है डिस्कस करना है। अब आ जाते हैं चैप्टर 7 में, कंक्लूजन्स एंड इम्प्लीकेशन। क्या कंक्लूजन निकले आपके स्टडी के और इसको आप कहाँ कहाँ इम्प्लाई कर सकते हो। कंक्लूजन्स में अगेन आप सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को पॉइंट वाइज ऐड कर दोगे। इट इज़ ऑल रिपीटेटिव, जो आप पहले भी कर चुके हो, बस आपको इसको नंबरिंग फॉर्म में देना है। ये सब कुछ हम पहले भी लिख चुके हैं, हमें यहाँ पे बस एक इकट्ठा करके इसको सारे पॉइंट्स को मेंशन करना है। इसमें इम्पॉर्टेंट अब हमारे पास आएगा इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब है कि ये जो रिसर्च है ये कौन सी एरियाज में अप्लाई हो सकती है। लाइक हम यहाँ पे डालेंगे कि जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं वो सोशल मीडिया को इतना रियल नहीं ले रहे, जो लोग पहले से थोड़ा सा 5-10 साल मैरिड है वो लोग ले रहे हैं। तो इसमें आप इम्प्लीकेशंस डालोगे। पीपल बिलोंगिंग टू एज ग्रुप ऑफ 30 above could be given a plan for being more adjusting in their romantic relationships। तो आप इसमें implications डालोगे, interventions डालोगे जो आपके रिसर्च के रिजल्ट से आप निकाल रहे हो, इसमें हम सारे डाल देंगे। अब आ जाता है लिमिटेशंस के बारे, कि ऐसे कौन से एस्पेक्ट है या ऐसी कौन सी वीकनेस है आपकी रिसर्च की जो आप मेंशन करना चाहते हो। इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे, इसको ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है कि आपकी रिसर्च की लिमिटेशंस क्या है। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कोई लिमिटेशन नहीं है, हमारी रिसर्च एकदम परफेक्ट है। ऐसा नहीं होता है, हर एक रिसर्च में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आपको उसको लिस्ट डाउन करना होता है। जैसे इसमें ऑनलाइन डेटा कलेक्शन हुआ था, तो सिर्फ ऑनलाइन ही हम लोगों को मिल पाए, जो लोग सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते हम उनसे नहीं मिल पाए, या जो लोग ऑनलाइन इसको नहीं, वो लोग इसको रिएक्ट कर पाए, हम उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो कलेक्ट नहीं कर पाए। क्वेश्चन यार इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ था, तो इसलिए हमने मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं हम उन तक रीच नहीं कर पाए। अगेन इट वॉज डन ऑन अर्बन मिडिल क्लास पॉपुलेशन, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स वर नॉट कैटेगराइज्ड वेदर दे आर वर्किंग और नॉन वर्किंग, हमें नहीं पता इस क्वेश्चन से, इस रिजल्ट से। सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च,
इसमें आपको वही सारे पॉइंट्स ऐड करने हैं जो आपने लिमिटेशंस में डाले थे, कि आगे अगर कोई रिसर्च होगी तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आप उसको नलिफाई कर सकते हो, आप इनको हटा सकते हो। जैसे और ज़्यादा डाइवर्स सैम्पल आप सिलेक्ट कर सकता है कोई आगे इसको रिसर्च करे तो, या खुद भी आप रिसर्च करो तो उसके क्या सजेशंस होंगे। पार्टिसिपेंट्स हु कुड नॉट बी रीच थ्रू ऑनलाइन मोड एंड हेंस अवेलेबल थ्रू ऑफलाइन मोड, पार्टिसिपेंट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो SES मतलब अलग अलग जो स्टेटस वाले लोग हैं आप उन तक पहुंच सको, डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड्स, कंफर्टेबल विद अदर लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, अगेन मल्टीलिंगुअल सपोर्ट मिले। It may include participants categorized whether working. Again, all the limitations are the further suggestions for the research. Then references. References में आप format use करोगे APA फॉर्मेट 6th एडिशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पहले जो आता है ऑथर का नेम आता है, रिसर्चर का नेम आता है, फिर ईयर आता है, उसके बाद जो टाइटल है द रिसर्च का टाइटल आएगा, उसके बाद कोलन डाल के इसमें आपका जो जर्नल का नेम है वो हमेशा इटैलिक्स में आएगा, देन पेज नंबर, एडिशन एंड देन द लिंक। दिस इज APA फॉर्मेट 6th एडिशन का जो फॉर्मेट है वो इसमें यूज होगा रेफरेंसेस में, एंड इट विल ऑलवेज बी अल्फाबेटिकली ABCDEF, हमेशा अल्फाबेटिकली होगा। अगर आप रेफरेंसेस को ठीक से कोट नहीं करोगे तो प्लेजरिज्म में आपकी जो रिपोर्ट है वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। हो सकता है एग्जामिनर जब आपकी जो रिसर्च है वो जब रन करे सॉफ्टवेयर में जो प्लेजरिज्म चेक करता है, तो आपकी प्लेजरिज्म रिपोर्ट ज़्यादा आएगी तो आपकी जो प्रोजेक्ट है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा या उसको इवैल्यूएट नहीं करा जाएगा या आपको फेल भी कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि आप रेफरेंसेस को बहुत अच्छे से कोट कर रहे हो, APA 6 फॉर्मेट में कोट कर रहे हो। मैंने इसका वो बता दिया आपको, जो फॉन्ट होगा वो होगा टाइम्स रोमन, और जो फॉन्ट साइज होगा वो होगा 12, एंड जो आपका वो स्पेसिंग होगी वो होगी 1.5। इसको प्लीज़ ध्यान में रखना। एंड इससे आपको प्रोजेक्ट का पूरा मैंने जस्ट बता दिया है। और भी कोई आपका क्वेश्चन हो then you can drop your questions in the comment section. I hope this will be helpful for you. Thank you.